एक गंभीर परेड के दौरान एक चीख ने पूरे माहौल को चीर दिया। रुको! सिपाही अनन्या शर्मा पंक्ति से बाहर निकली। पूरी टुकड़ी रुक गई। एक साथ पड़ते जूतों की धमक अचानक खामोशी में बदल गई। सैकड़ों जोड़ी आंखें एक साथ उस महिला सैनिक की ओर घूम गईं, जिसका नाम अभी अभी पुकारा गया था। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि सिर्फ खुले मैदान में बहती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अनन्या बाहर निकली। उसके हर कदम की आवाज सूखी और कठोर थी, जैसे जमीन पर हथौड़े पड़ रहे हों। उसकी आंखें चमक रही थीं, होंठ कसकर भींचे हुए थे, बाल गौण गैंग तरीके से जूड़े में बंधे थे और चेहरे पर दृढ़ता थी। घबराहट का कोई निशान नहीं था। उसकी रीढ़ एक तलवार की तरह सीधी थी। मंच पर मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर ने कुर्सी के हत्थों पर दोनों हाथ रखे और आगे की ओर झुके। उनकी आवाज बर्फीली थी। हमें शक है कि यह एक जासूस है। तुरंत जांच करो। इसकी वर्दी उतारो। एक लहर की तरह फुसफुसाहट तुरंत उठ खड़ी हुई। सैनिक हैरानी से आंखें फाड़े एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक महिला सैनिक को परेड के बीच में सैकड़ों आंखों के सामने अपनी वर्दी उतारने का आदेश दिया गया हो। कुछ होंठ कसकर भिंच गए। कुछ आंखों में गुस्से के साथ साथ जिज्ञासा की चमक भी थी। कुछ गार्डों ने आदेश पाकर तेजी से कदम बढ़ाए। हवा जैसे जम गई थी। कुछ सैनिकों ने घबराहट में थूक निगला। उनके हाथ अपनी बंदूकों पर कस गए थे। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और फिर ढीली छोड़ दी। न कोई सफाई, न कोई विरोध। वह शांत और धीमे से अपना हाथ अपनी वर्दी के बटनों की ओर ले गई। खट खट की आवाज, जो किसी अलार्म से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, गूंजने लगी। विशाल परेड ग्राउंड इतना शांत हो गया था कि किसी के सीने में धड़कते दिल की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। जब बाईं आस्तीन नीचे खिसकी तो सुबह की धूप सीधे अनन्या की बांह पर पड़ी। सबने जैसे अपनी सांसें रोक लीं और फिर एक निशान उभरा। यह कोई साधारण निशान नहीं था, बल्कि एक 5 कोनों वाले सितारे का आकार था, जो जला हुआ, गहरा, खुरदुरा और ऊबड़ खाबड़ था। उसकी रेखाएं इतनी कठोर थीं, जैसे उसे किसी गर्म लोहे से दागा गया हो। पंक्तियों के बीच से एक चीख निकली, रक्त तारा। यह पुकार एक चाकू की तरह खामोशी को चीर गई। पूरा कैंप सन्न रह गया। सभी की आंखें उस बांह पर टिक गईं। कोई पलक नहीं झपका रहा था। कुछ युवा सैनिक अनजाने में पीछे हट गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी पवित्र और भयानक चीज के सामने खड़े हों। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। पहले धीरे धीरे, फिर एक लहर की तरह फैल गई। यह नहीं हो सकता। यह तो ब्रिगेडियर अमर शर्मा का निशान है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर मातृभूमि की रक्षा की कसम खाते हुए गर्म खंजर से अपनी बांह पर रक्त तारा उकेरा था। लेकिन उन्हें शहीद हुए तो 30 साल हो गए। यह निशान इस लड़की पर कैसे हो सकता है? अफसर और सिपाही सब सन्न थे। सेना में रक्त तारा कोई साधारण कहानी नहीं थी। यह एक किंवदंती थी। लोग कहते थे कि अपनी आखिरी लड़ाई से पहली रात ब्रिगेडियर अमर शर्मा ने एक खंजर को आग में तपाकर अपनी बांह पर यह सितारा उकेरा था। खून और जलते मांस की गंध हवा में घुल गई थी और फिर उन्होंने अपनी उस जलती हुई बांह को उठाकर कसम खाई थी, यह सम्मान, यह रक्त कभी भी मातृभूमि को धोखा नहीं देगा, भले ही मैं गिर जाऊं। वह सच में गिर गए। उनका शरीर तक नहीं मिला, लेकिन रक्त तारे की कहानी हमेशा जीवित रही, अटूट निष्ठा का प्रतीक बनकर। सब मानते थे कि यह निशान उनके साथ ही चला गया, लेकिन अब उनकी आंखों के सामने यह एक युवा महिला सैनिक की बांह पर साफ साफ मौजूद था। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। वह बस सीधी खड़ी रही। उसकी नजरें नीले आसमान की ओर थीं। खामोशी में वह सितारे का निशान जैसे जल उठा। धूप उस पर पड़कर उसे और भी चमका रही थी, जिससे वह गंभीर परेड एक खुली अदालत की तरह लग रही थी। मंच पर जनरल राठौर ने अपनी आवाज को संयमित रखने की कोशिश की। यह सिर्फ एक धोखा है, एक नकली निशान। लेकिन उनकी कांपती आवाज किसी को यकीन नहीं दिला पा रही थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि कोई भी हाथ इतने क्रूर आकार का जला हुआ निशान नहीं बना सकता। इसमें आग, खून और समय के निशान थे। पंक्तियों में से एक अनुभवी अफसर, जिनके बाल सफेद हो चुके थे, कांपते हुए एक कदम आगे बढ़े और चिल्लाए, कोई गलती नहीं हो सकती। यह ब्रिगेडियर शर्मा की रक्त शपथ का निशान है। परेड ग्राउंड में जैसे विस्फोट हो गया। कोई हैरान था, किसी की आंखों में आंसू थे। कई युवा सैनिक एक दूसरे को देख रहे थे, फिर अनन्या को। उनकी आंखों में आश्चर्य और सम्मान का मिला,
जुला भाव था। कुछ लोग यह सोचकर कांप रहे थे कि वे एक जीवित किंवदंती देख रहे हैं। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि इस पल से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उस निशान ने पूरी यूनिट के सामने न केवल उसकी पहचान उजागर की थी, बल्कि कैंप में फैले अंधेरे के लिए एक खुली चुनौती भी दे दी थी। परेड के ढोल अब भी बज रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान उन पर नहीं था। सभी की आंखें रक्त तारे के निशान वाली उस बाह पर जमी थीं। एक निशान जो अपने ऊपर एक पूरी पीढ़ी की कसम का बोझ उठाए हुए था। मंच पर राठौर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसकी आंखों में एक डर चमक रहा था, जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि रक्त तारे के उभरने से न केवल सैनिकों में हलचल होगी, बल्कि यह उसके द्वारा बनाए गए भ्रष्टाचार और सत्ता के जाल को भी तोड़ सकता है। माहौल जम गया। फिर एक ठंडी हवा की तरह एक फुसफुसाहट एक कोने से उठी और हर जगह फैल गई। रक्त तारा लौट आया है। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई, पहले धीरे धीरे, फिर एक लहर की तरह फैल गई। अगले कुछ दिनों तक यूनिट में जीवन सामान्य रूप से चलता रहा, लेकिन उस गंभीर मुखौटे के पीछे एक क्रूर सच्चाई थी जिसे अनन्या ने पहले ही दिन देख लिया था। युवा सैनिकों की अंतहीन पीड़ा। और वह पल एक अभूतपूर्व तूफान की शुरुआत का प्रतीक बन गया। उस दिन परेड के ढोल शांत हो गए, लेकिन रक्त तारे की गूंज हर किसी के दिमाग में बनी रही। पूरा कैंप भारी हो गया। कोई भी खुले तौर पर बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन उस दिन से ले अनन्या शर्मा के लिए उनकी नजरें बदल गई थीं। खामोशी में वह जिज्ञासा, संदेह और एक अजीब से सम्मान का केंद्र बन गई थी। सैनिकों का सामूहिक कमरा किसी पुराने गोदाम से कम नहीं था। फटे पुराने पैबंद लगे कंबल इतने लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाने के कारण कठोर हो गए थे। दरवाजे की दरारों से सर्द हवा सीटी बजाती हुई हड्डियों तक चुभती थी। रात में खांसी और ठंड से कांपते दांतों की किटकिटाने की आवाजें पूरी बैरक में गूंजती थीं। कई सैनिक कंबलों की जगह रेनकोट ओढ़कर सोते थे। मंच पर मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर ने कुर्सी के हत्थों पर दोनों हाथ रखे और आगे की ओर झुके। उनकी आवाज बर्फीली थी। हमें शक है कि यह एक जासूस है। तुरंत जांच करो, इसकी वर्दी उतारो। निराशा सैनिकों में फैल गई। वह सैनिक जो केवल अनुशासन और आदेश जानते थे, अब इस सच्चाई का सामना कर रहे थे कि वह युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि बिना दवा के एक बुखार से गिर सकते हैं। दोपहर में मेस हॉल में अन्याय और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। सैनिकों की थाली में सिर्फ सूखी ठंडी रोटियां, कुछ खट्टे हो चुके अचार के टुकड़े और पानी जैसी पतली दाल होती थी। कोई पोषण नहीं। कई लोग पेट भरने के लिए मुंह बनाकर निगलने की कोशिश करते थे, जबकि कुछ ही दूरी पर अधिकारियों के अलग मेज से गरम गरम मांस और तली हुई मछली की खुशबू हवा में तैर रही थी, जो युवा सैनिकों के पेट में आग लगा देती थी। उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वह खुशबू उनके गुस्से को और भड़काने के लिए काफी थी। अनन्या सैनिकों के बीच एक मेज पर बैठी थी, पत्थर जैसी सख्त रोटी हाथ में लिए। वह चुपचाप सब देख रही थी, फुसफुसाहटें सुन रही थी। इस महीने कहा था कि अतिरिक्त मांस मिलेगा, फिर भी सिर्फ सड़ा हुआ अचार क्यों? सुना है कि सप्लाई का ट्रक आया था, लेकिन हम तक तो कभी कुछ नहीं पहुंचता। एक युवा सैनिक ने मुंह नीचे करके दबी आवाज में कहा, शायद सारा सामान सीधे बड़े साहबों की रसोई में चला जाता है। इस बात को तुरंत किसी और ने यह कहकर दबा दिया कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन अनन्या ने काफी सुन लिया था। एक सैनिक ने अनन्या के पास फुसफुसाया, दीदी, क्या आपको सच में लगता है कि हमें सैनिक माना जाता है, या हम सिर्फ परछाइयां हैं जिन्हें छोड़ दिया गया है? एक सैनिक ने अनन्या के पास फुसफुसाया, दीदी, क्या आपको सच में लगता है कि हमें सैनिक माना जाता है, या हम सिर्फ परछाइयां हैं जिन्हें छोड़ दिया गया है? यह सवाल उसके गले में अटक गया, क्योंकि उनकी नजरों में सेना सम्मान की जगह थी, न्याय का घर थी, लेकिन जो यहां हो रहा था वह एक कड़वा विरोधाभास था। अंधेरे गलियारे में अनन्या ने गलती से दो अधिकारियों के बीच की धीमी बातचीत सुन ली। इस महीने का माल निपट गया? हाँ, मैडम मीना ने कहा कि क्वालिटी अच्छी है, अगले लॉट की तैयारी करने को कहा है। बिल्कुल खामोशी से। अगर बात बाहर निकली तो हम सब मारे जाएंगे। ये फुसफुसाहटें अनन्या के दिमाग में चाकू की तरह चुभ गईं। उसे एहसास हुआ कि दवाएं और भोजन गायब नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें बाहर तस्करी कर बेचा जा रहा था। कोई था जो इसे नियंत्रित कर रहा था। उस रात अनन्या बिस्तर पर लौट आई, नम छत को घूरते हुए। उसका दिल बेचैन था,
उसकी बाह पर रक्त तारे का निशान एक न भरने वाले घाव की तरह दर्द कर रहा था। उसके पिता की सालों पुरानी खून की कसम जैसे गूंज रही थी, भारी और प्रेरक। बाहर हवा की सरसराहट के बीच अनन्या ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने मन ही मन कहा, अगर रक्त तारा फिर से जीवित हो गया है तो यह सिर्फ एक किंवदंती बनकर नहीं रह सकता। इसे उस अंधेरे को जलाने वाली आग बनना होगा जो इस डिवीजन को खा रहा है। उस चौंकाने वाली परेड के बाद के दिनों में अनन्या का नाम हर कानाफूसी में गूंजता रहा। युवा सैनिक उसे मिश्रित नजरों से देखते थे, रक्त तारे के लिए सम्मान और ऊपर से आए संदेह के आदेश के कारण सावधानी। लेकिन उसकी शांत अडिग खामोशी और उनके साथ हर मुश्किल सहने की तत्परता ने कई लोगों के दिल खोल दिए। अनन्या वही बेस्वाद खाना खाती, उसी ठंडे बिस्तर पर सोती और वही खांसी और बुखार सहती थी। वह एक अधिकारी की तरह अलग नहीं थी, बल्कि एक साथी की तरह घुल मिल गई थी। और वहीं से सच्चाई के टुकड़े सामने आने लगे। परेड ग्राउंड में जैसे विस्फोट हो गया। कोई हैरान था, किसी की आंखों में आंसू थे। कई युवा सैनिक एक दूसरे को देख रहे थे, फिर अनन्या को। उनकी आंखों में आश्चर्य और सम्मान का मिला जुला भाव था। कुछ लोग यह सोचकर कांप रहे थे कि वे एक जीवित किंवदंती देख रहे हैं। अनन्या एक पल के लिए रुक गई। उसने अपनी आवाज शांत रखते हुए पूछा, ताकि किसी का ध्यान न जाए, तुम्हें यकीन है हो सकता है वे किसी और यूनिट में ड्यूटी पर हों? रात में माहौल और भी दुखद हो गया। रवि बुखार में बड़बड़ा रहा था, अपनी खांसी के बीच अपनी मां का नाम पुकार रहा था। उसके साथी बारी बारी से उसके माथे पर गीली पट्टियां रख रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। पीली रोशनी में युवा चेहरे खोखले और बेजान लग रहे थे। यह सवाल अनन्या के दिल में एक चाकू की तरह घूम गया। उसे धोखाधड़ी का अंदेशा तो था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने सीधे उन सैनिकों से सुना था जो इस बेतुकेपन के गवाह थे। अंधेरे में फुसफुसाहट बगल के बिस्तर तक फैल गई। पिछले महीने वेतन की सूची आई थी। हमने देखा कि उसमें बहुत सारे ऐसे सैनिकों के नाम थे जो हैं ही नहीं, लेकिन उनका वेतन पूरा निकाला गया था। एक बार मैंने अपने प्लाटून कमांडर से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे डांटकर कहा कि अगर मुसीबत नहीं मोल लेना चाहते तो चुप रहो। आकाश ने सिर हिलाया, नहीं, हम लोगों ने कई बार गिना है, सब अजीब नाम है। न रात की गिनती में न दिन के अभ्यास में वे कभी नहीं दिखे, लेकिन उनका राशन, दवाइयां और वर्दी सब कुछ पूरे 150 लोगों के हिसाब से आता है। आप ही सोचिए, यह फर्क कहां जाता है। अगले दिन वह जानबूझकर युवा सैनिकों के एक समूह के साथ खाने बैठी। थाली में वही सूखी रोटी, पतली दाल और तेज खट्टा अचार था, लेकिन बातचीत अलग थी। लेमिंग हुंग, अब सिपाही सूरज यादव, जो आमतौर पर कम बोलता था, ने अचानक आह भरी। परसों मैंने एक ट्रक को सामान लाते देखा, बड़े बड़े कार्टन भरे हुए थे। सोचा था कि अगले दिन कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन फिर वही अचार। पता नहीं सारा सामान कहां चला गया। एक और सैनिक ने बीच में कहा, वह ट्रक सीधे कमांडिंग ऑफिसर के इलाके की तरफ गया था, उसके बाद गायब हो गया। हमें तो कभी उन चीजों को छूने का भी मौका नहीं मिला। इन शब्दों ने अनन्या को उस गुप्त बातचीत की याद दिला दी जो उसने गलियारे में सुनी थी। टुकड़े धीरे धीरे जुड़ रहे थे। भोजन, दवाएं और यहां तक कि सैनिकों के लिए बजट भी एक व्यवस्थित तरीके से लूटा जा रहा था। शाम को वह अपने साथियों के साथ अभ्यास के लिए मैदान में गई। वे आदेश के अनुसार दौड़ने और पुश अप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई लोग कमजोरी के कारण गिर पड़े। आकाश हांफते हुए गिर गया, हमारे इरादों में कमी नहीं है दीदी, बस शरीर में अब कुछ बचा ही नहीं है। अनन्या ने उसे उठने में मदद की। उसकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा चमक रहा था। उस रात जब पूरा कमरा खांसी और बुखार की बेहोशी में सो रहा था, अनन्या ने एक छोटी सी डायरी खोली और हर विवरण लिखने लगी। उसने उन युवा सैनिकों द्वारा बताए गए नामों की सूची बनाई, अंतर को चिह्नित किया। हर कंपनी में कम से कम 20 से 30 घोस्ट सोल्जर, राशन, वर्दी, वेतन सब किसके हाथों में जा रहा था। अनन्या ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अस्पताल, उसने ध्यान से सुना। पैसे यहां हैं पूरे, लेकिन सब कुछ गुप्त रखना। अगर इन सिपाहियों को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक तीखी हौंसी आई, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, भूखे मर भी जाएं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस माल पहुंचता रहे और पैसा जेब में आता रहे। अनन्या ने डायरी बंद कर दी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था,
वह जानती थी कि वह एक बहुत बड़े रहस्य के सिरे तक पहुंच चुकी है। अगली सुबह पूरी यूनिट झंडा फहराने के लिए इकट्ठा हुई। जब लाल, सफेद और हरे रंग का तिरंगा ऊपर चढ़ रहा था, अनन्या ने वरिष्ठ अधिकारियों की पंक्ति की ओर देखा। उनकी आंखों में सैनिकों की दयनीय हालत देखकर कोई बेचैनी या चिंता नहीं थी, इसके बजाय केवल ठंडी उदासीनता थी। उसी क्षण उसने खुद से कहा, अगर रक्त तारे का निशान सार्वजनिक रूप से सामने आ गया है तो यह सिर्फ एक किंवदंती नहीं रहेगा, इसे उस झूठ के जाल को काटने वाली तलवार बनना होगा जो इस जगह को ढके हुए है। उस दोपहर आसमान बादलों से भर गया था। पुरानी एक मंजिला इमारतों के बीच से हवा चल रही थी, जिससे धूल के छोटे छोटे बवंडर उठ रहे थे। माहौल उदास था, जैसे किसी अशुभ बात का संकेत दे रहा हो। अनन्या को रात की ड्यूटी सौंपी गई थी, जिसका मतलब था कि जब ज्यादातर सैनिक सो रहे होंगे तो वह कैंप में आजादी से घूम सकती थी। किसी और के लिए यह एक उबाऊ ड्यूटी होती, लेकिन अनन्या के लिए यह उन सुरागों का पीछा करने का सुनहरा मौका था जो उसके दिल में हलचल मचा रहे थे। लगभग 9 बजे जब सैनिकों के कमरे शांत हो गए, वह चुपचाप अंधेरे गलियारे से होते हुए गोदाम की ओर बढ़ी। दूर से दरवाजे की दरार से टॉर्च की रोशनी की टिमटिमाती रेखाएं दिखाई दे रही थीं। वह रुकी, सांस रोककर। अंदर से लोगों की आवाजें आ रही थीं, धीमी, जल्दबाजी में, लेकिन हर शब्द साफ था। इस बार का माल ठीक है ना? एक दूसरी आवाज ने धीरे से लेकिन स्पष्ट रूप से जवाब दिया, हाँ, दवा और खाना दोनों पूरा है। मीना मैडम ने कहा है कि जल्दी पहुंचाना है, अस्पताल को जरूरत है। अनन्या ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अस्पताल? उसने ध्यान से सुना। पैसे यहां हैं पूरे, लेकिन सब कुछ गुप्त रखना। अगर इन सिपाहियों को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक तीखी हौंसी आई, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, भूखे मर भी जाएं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस माल पहुंचता रहे और पैसा जेब में आता रहे। अनन्या को लगा जैसे खून उसके चेहरे पर चढ़ आया हो। उसने इतनी जोर से मुट्ठी भींची कि नाखून उसकी त्वचा में धंस गए। अगर वह खुद को नहीं रोकती तो वह उसी पल अंदर घुस जाती, लेकिन वह जानती थी कि एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर देगा। ठंडी दीवार से सटकर वह पंजों के बल दरवाजे के और करीब गई। दरार से उसने कर्नल रमेश गुप्ता को साफ देखा, मोटा चेहरा, चालाक आंखें। वह एक सादे कपड़ों वाले आदमी के सामने खड़ा था। जमीन पर कुछ बड़े कार्टन रखे थे, जिन पर सेना चिकित्सा आपूर्ति लिखा था। अनन्या ने होंठ भींच लिए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, गुस्से और उत्तेजना से। यह पहला ठोस सबूत था। सादे कपड़ों वाले आदमी ने एक ब्रीफकेस खोला, नोटों की मोटी गड्डी गिनी और गुप्ता को दे दी। उसने जल्दी से उसे अपनी जेब में डाल लिया। उसकी आंखें एक भूखे भेड़िए की तरह चमक रही थीं। याद रखना, आज रात ट्रक आएगा इसे लेने, कोई निशान मत छोड़ना। अनन्या ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अस्पताल? उसने ध्यान से सुना। पैसे यहां हैं पूरे, लेकिन सब कुछ गुप्त रखना। अगर इन सिपाहियों को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक तीखी हौंसी आई, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, भूखे मर भी जाएं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस माल पहुंचता रहे और पैसा जेब में आता रहे। अनन्या ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अस्पताल? उसने ध्यान से सुना। पैसे यहां हैं पूरे, लेकिन सब कुछ गुप्त रखना। अगर इन सिपाहियों को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक तीखी हौंसी आई, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, भूखे मर भी जाएं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस माल पहुंचता रहे और पैसा जेब में आता रहे। अनन्या ने दांतों के बीच से धीमी सीटी जैसी आवाज निकाली। ये शब्द उसके दिल पर चाकू की तरह लगे। उसे बुखार से तपते चेहरे, खट्टे अचार वाली थालियां और फटे कंबलों में सिकुड़े हुए युवा सैनिकों की रातें याद आ गईं। यह सब इसलिए नहीं था कि देश गरीब था, बल्कि इसलिए कि इन गंदे हाथों ने सब कुछ बेशर्मी से लूट लिया था। वह धीरे धीरे पीछे हटी। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। जब वह सुरक्षित दूरी पर पहुंच गई तो वह तेजी से अपनी बैरक की ओर भागी। उसकी जेब में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर हिल रहा था। उसकी लाल बत्ती जल बुझ रही थी, जो बता रही थी कि वह अभी भी चल रहा है। उसने शुरुआत में ही उसे चालू कर दिया था। उस रात अनन्या अपने बिस्तर पर बैठी, कानों में छोटे ईयरफोन लगाकर कर्नल गुप्ता के गंदे शब्द एक एक करके साफ सुनाई दे रहे थे। यह एक आदर्श सबूत नहीं था, लेकिन यह पुष्टि करने के लिए काफी था कि युवा सैनिकों ने जो घोस्ट सोल्जर
और गायब होती सप्लाई के बारे में कहा था, वह कोई कल्पना नहीं थी। अनन्या ने होंठ भींच लिए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, गुस्से और उत्तेजना से। यह पहला ठोस सबूत था। अनन्या की आंखें चमक उठीं। वह जानती थी कि उसने एक जानलेवा खेल में एक कदम रख दिया है। एक ऐसा युद्ध जो युद्ध के मैदान में बंदूकों से नहीं बल्कि कैंप के अंदर ही लड़ा जा रहा था। और वह यह भी जानती थी कि अब से उसके हर कदम पर नजर रखी जा सकती है। अभी सुबह भी नहीं हुई थी, लेकिन कैंप का माहौल भारी था। पिछली रात अनन्या लगभग सोई नहीं थी। कर्नल गुप्ता की रिकॉर्ड की गई बातचीत उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। सुबह करीब 6 बजे वह जानबूझकर परेड ग्राउंड पर सामान्य से जल्दी पहुंच गई। गोदाम के पीछे एक कोने से अनन्या ने देखा, जैसा कि गुप्ता ने रात की बातचीत में कहा था, एक पुरानी काई हरे रंग की ट्रक धीरे धीरे कैंप के गेट से अंदर आई। उसकी नंबर प्लेट पर धूल लगी थी, जैसे जानबूझकर छिपाई गई हो। ट्रक रसद गोदाम के पास रुकी। वर्दी पहने कुछ लोग बाहर निकले और जल्दी से उन परिचित कार्टनों को उतारने लगे जिन पर सेना चिकित्सा आपूर्ति और रसद आपूर्ति लिखा था। अनन्या ने सांस रोक ली। बाहर के गार्डों ने ऐसे नाटक किया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। उनकी आंखें भावहीन थीं। स्पष्ट रूप से वे इस दृश्य के आदी थे। थोड़ी देर बाद कुछ बक्से वापस ट्रक पर लादे गए, जिनका वजन रसीद पर दर्ज संख्या से काफी कम लग रहा था। फिर ट्रक धीरे धीरे मुड़ा और कैंप के पिछले गेट से बाहर निकल गया। अनन्या तुरंत पीछे हो ली। वह तेजी से बाहर निकली, काम पर जाने का बहाना बनाकर। उसकी परछाई भीड़ में घुल गई। उसकी आंखें दूर जाते ट्रक पर टिकी थीं। कस्बे की ओर जाने वाली कच्ची सड़क बारिश के बाद कीचड़ भरी थी। ट्रक के पहिए कीचड़ के लंबे निशान छोड़ रहे थे। अनन्या ने पर्याप्त दूरी बनाए रखी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, मुझे जानना है कि यह माल कहाँ जाता है। लगभग आधे घंटे के बाद ट्रक एक शांत गली में मुड़ा। अंत में यह एक 3 मंजिला सफेद रंग की इमारत के सामने रुका। एक साधारण सा बोर्ड लगा था, जीवन ज्योति अस्पताल। नाम हानिरहित लग रहा था, लेकिन अनन्या को लगा कि सच्चाई का अड्डा यही है। ट्रक से 2 लोगों ने बक्से उतारे और अस्पताल के पिछले दरवाजे से अंदर ले गए। अंदर सफेद लैब कोट पहने एक महिला ने उन्हें लिया और जल्दी से रसीद पर हस्ताक्षर किए। उसके बाल जूड़े में बंधे थे, शरीर मोटा था और चेहरे पर एक जानी पहचानी सत्ता की झलक थी। किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं थी। अनन्या ने तुरंत अनुमान लगा लिया, वह मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर की पत्नी मीना राठौर थीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, ज्यादा देर तक मत देखो, तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। जैसे ही अनन्या पीछे हटने वाली थी, एक हाथ उसके कंधे पर आ गया। वह चौंक कर मुड़ी। ठीक उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। पतला शरीर, धांसी हुई आंखें, लेकिन वे अजीब तरह से चमक रही थीं। उसने एक सफेद लैब कोट पहना हुआ था, जिसके कॉलर पर स्याही के धब्बे थे। वह धीरे धीरे पीछे हटी। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। जब वह सुरक्षित दूरी पर पहुंच गई, तो वह तेजी से अपनी बैरक की ओर भागी। उसकी जेब में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर हिल रहा था। उसकी लाल बत्ती जल बुझ रही थी, जो बता रही थी कि वह अभी भी चल रहा है। उसने शुरुआत में ही उसे चालू कर दिया था। अनन्या रवि के बगल में घुटनों के बल बैठ गई, अपना हाथ उसके माथे पर रखा। वह आग की तरह गर्म था, पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। वह चिल्लाई, गर्म पानी और साफ तौलिया लाओ, जल्दी। आप कौन हैं? उसने धीरे से पूछा। उस आदमी ने जल्दी से अस्पताल के दरवाजे की ओर देखा और संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया, डॉक्टर आलोक वर्मा, सेना से स्थानांतरित। मुझे पता है कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन सावधान रहना, यहां दीवारों के भी कान होते हैं। यह कहकर उसने अपना हाथ हटा लिया और चुपचाप अस्पताल के अंदर चला गया। अनन्या कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही। उसके शब्द उसके दिल पर एक पतले चाकू की तरह चुभ रहे थे। एक सेना का डॉक्टर जिसे मजबूर किया गया, और अब वह इस गंदे नेटवर्क का एक जीवित गवाह था। वह जानती थी कि वह सही जगह पर पहुंच गई है। शाम को जब वह कैंप लौटी, अनन्या अंधेरे कमरे में बैठी और जो कुछ भी उसने इकट्ठा किया था उसे व्यवस्थित किया। कैमरा, रिकॉर्डिंग और डॉक्टर वर्मा के साथ हुई संक्षिप्त मुलाकात की याद। जैसे जैसे वह टुकड़ों को जोड़ती गई, उसे जनरल राठौर और उसकी पत्नी के काले हाथ की छाया और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। बाहर रवि की खांसी अभी भी गूंज रही थी, धीमी और कमजोर। उसके साथियों के भूखे पेट की गड़गड़ाहट
मेस हॉल से आ रही थी, लेकिन जीवन ज्योति अस्पताल में कीमती दवाएं और ताजा भोजन ऊंची कीमतों पर लोगों को बेचे जा रहे थे। बाहर रवि की खांसी अभी भी गूंज रही थी, धीमी और कमजोर। उसके साथियों के भूखे पेट की गड़गड़ाहट मेस हॉल से आ रही थी, लेकिन जीवन ज्योति अस्पताल में कीमती दवाएं और ताजा भोजन ऊंची कीमतों पर लोगों को बेचे जा रहे थे। रात कैंप पर एक भारी भूरे पर्दे की तरह गिरी। सामूहिक कमरों की कतारें शांत थीं, बस कुछ छोटी खिड़कियों से पीली फीकी रोशनी आ रही थी। लकड़ी के दरवाजों की दरारों से सनसनाती हवा की आवाज बिखरी हुई सूखी खांसी के साथ मिलकर माहौल को और भी दुखद बना रही थी। रात कैंप पर एक भारी भूरे पर्दे की तरह गिरी। सामूहिक कमरों की कतारें शांत थीं, बस कुछ छोटी खिड़कियों से पीली फीकी रोशनी आ रही थी। लकड़ी के दरवाजों की दरारों से सनसनाती हवा की आवाज बिखरी हुई सूखी खांसी के साथ मिलकर माहौल को और भी दुखद बना रही थी। सिपाही रवि कुमार फर्श पर पड़ा था। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे नहाया हो। आंखें ऊपर चढ़ी हुई थीं और होंठ नीले पड़ गए थे। कुछ साथी घबराकर उसके पास घुटनों के बल बैठ गए और उसे हिलाकर पुकारने लगे, रवि, रवि, उठो। कोई चिल्लाया, डॉक्टर को बुलाओ। सब लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि डॉक्टर के पास भी कुछ एक्सपायर हो चुकी विटामिन की गोलियों के अलावा कुछ नहीं था। अनन्या रवि के बगल में घुटनों के बल बैठ गई, अपना हाथ उसके माथे पर रखा। वह आग की तरह गर्म था, पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। वह चिल्लाई, गर्म पानी और साफ तौलिया लाओ, जल्दी। कुछ सैनिक तेजी से भागे। अनन्या ने अपना बैग खोला और बुखार कम करने वाली छोटी शीशी निकाली, जिसे उसने चुपके से अपने लिए रखा था। उसमें बस कुछ ही गोलियां बची थीं। उसने रवि के मुंह में गोली डालने की कोशिश की, उसकी गर्दन को सहारा दिया ताकि वह निगल सके। जब तौलिया और पानी आया तो उसने उसे कसकर निचोड़ा और रवि के माथे पर रख दिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे, नाखून नीले पड़ रहे थे। अनन्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन दिल कांप रहा था। हिम्मत रखो रवि, तुम्हें उठना होगा। यह वह जगह नहीं है जहां तुम हार मान सकते हो। दूर से उसने रसद क्वार्टर से आती टिमटिमाती रोशनी देखी। कुछ लोगों की परछाइयां हिल रही थीं। अनन्या ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद आज रात की खेप अभी खत्म नहीं हुई थी। अनन्या ने होंठ भींच लिए। यह वाक्य उसके दिल में सीधे चाकू की तरह लगा। आधे घंटे के बाद दवा ने असर करना शुरू किया। रवि का कांपना कम हो गया। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। पूरे कमरे ने राहत की सांस ली। कोई तो फर्श पर ही बैठ गया, पसीने से तर बतर, जैसे अभी अभी मौत से लड़कर आया हो। लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक बुखार था जिसे किस्मत से काबू कर लिया गया था। कल या परसों क्या कोई और गिरेगा जिसे समय पर नहीं बचाया जा सकेगा। जब सब अपने बिस्तरों पर लौट गए, अनन्या रवि के पास बैठी रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे सपने में किसी का नाम पुकार रहा हो। उसने 2 शब्द साफ सुने, मां। अनन्या का दिल बैठ गया। उसके पिता ब्रिगेडियर अमर शर्मा की छवि अचानक उसकी यादों में आ गई। एक ठंडी बारिश की रात थी। उन्होंने उसकी नन्ही कंधों को पकड़कर फुसफुसाया था, बेटी, अगर किसी दिन मैं न रहूं तो तुम मेरी जगह इस सम्मान को बनाए रखना। खून बह सकता है, लेकिन सितारा कभी नहीं बुझना चाहिए। अब रवि को बेहोश देखकर अनन्या उस कसम को और भी गहराई से महसूस कर रही थी। उसने धीरे से अपनी आस्तीन ऊपर की और अपनी बाईं बांह पर जले हुए निशान को देखा। पीली फीकी रोशनी में यह लाल कोयले की तरह चमक रहा था। पापा, मैं रवि जैसे लोगों को अंधेरे में गिरने नहीं दूंगी। अगर रक्त तारा फिर से जीवित हो गया है तो यह उनके लिए रास्ता दिखाने वाली रोशनी बनेगा। गलियारे में हवा अभी भी सीटी बजा रही थी। दूर अधिकारियों के क्वार्टर अभी भी रोशन थे, जहां से ठंडी सफेद रोशनी आ रही थी। वहां शायद छोटी पार्टियां चल रही होंगी, विदेशी शराब और बचा हुआ खाना होगा। जबकि यहां एक युवा सिपाही एक सस्ती गोली की कमी के कारण लगभग मर गया था। यह विरोधाभास अनन्या के दिल में आग को और भड़का रहा था। जब घड़ी ने आधी रात बजाई तो वह उठी, धीरे से रवि पर कंबल डाला। फिर वह कमरे से निकली और अंधेरे अभ्यास मैदान में चली गई। उसने एक गहरी सांस ली। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसका दिल गर्म था। अनन्या ने होंठ भींच लिए। यह वाक्य उसके दिल में सीधे चाकू की तरह लगा।
वह जानती थी कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, या तो चुप रहो और युवा सैनिकों को गिरते देखो, या सीधे अंधेरे से लड़ो। दूर से उसने रसद क्वार्टर से आती टिमटिमाती रोशनी देखी। कुछ लोगों की परछाइयां हिल रही थीं। अनन्या ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद आज रात की खेप अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात कैंप खामोशी में डूबा हुआ था। लंबी ड्यूटी के बाद युवा सैनिक थके हारे पड़े थे। खर्राटों के साथ साथ सूखी खांसी की आवाजें भी आ रही थीं। लेकिन अनन्या के लिए नींद दूर थी। रवि के साथ जो हुआ उसके कारण उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने फैसला किया कि आज रात उसे प्रशासनिक कार्यालय में जाना होगा। यह वह जगह थी जहां सैनिकों की संख्या, राशन, भोजन और दवाओं के सभी रिकॉर्ड रखे जाते थे। अगर कोई गड़बड़ी थी तो उसके निशान निश्चित रूप से वहीं मिलेंगे। लगभग 11 बजे वह चुपचाप बैरक से निकली और अंधेरे अभ्यास मैदान से होते हुए एक भूत की तरह चली। धुंधला चांद उसकी परछाई को सीमेंट के फर्श पर एक लंबी लकीर में बदल रहा था। हर कदम पर उसे ठंड अपनी त्वचा से गुजरती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन उसका दिल धधक रहा था। प्रशासनिक कार्यालय का दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन एक अनुभवी अधिकारी के लिए यह मुश्किल नहीं था। अनन्या ने एक छोटा हेयरपिन निकाला और धीरे से ताले में डाला। कुछ ही सेकंड में एक हल्की खट की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। अंदर बासी और पुराने कागजों की मिली जुली गंध थी। फाइलों के ऊंचे ढेर लगे थे जिन पर धूल जमी हुई थी। मेज पर एक लैंप से पीली कमजोर रोशनी आ रही थी, जो यह बता रही थी कि कोई अभी वहां से गया है। अनन्या ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी बांह पर रक्त तारे का निशान फिर से दर्द करने लगा, जैसे उसे उकसा रहा हो, और उसने कसम खाई आज रात से वह सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहेगी। अनन्या पेड़ों के पीछे खड़ी थी। उसके हाथ इतनी जोर से भिंचे हुए थे कि नसें उभर आईं। रवि का बुखार से तपता चेहरा, सूखी थालियां और एक युवा सैनिक का सवाल, क्या हम अभी भी सैनिक हैं, उसके दिमाग में कौंध गया। उसे होंठ काटने पड़े ताकि वह खुद को रोक सके। इस समय सामने आना मौत के बराबर था। अनन्या ने रजिस्टर को कसकर पकड़ लिया। उसका सीना भारी हो गया। उसे रवि की बेजान आंखें, सूखी रोटियों वाली थालियां और एक निराश फुसफुसाहट याद आई। क्या हम अभी भी सैनिक हैं? अचानक गलियारे से तेज कदमों की आवाज आई। वह चौंक गई। उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। अंदर कौन है? एक अधिकारी की आवाज गूंजी। अनन्या ने बत्ती बुझाई और एक लोहे की अलमारी के नीचे छिप गई। कमरे का दरवाजा खुला और टॉर्च की रोशनी हर जगह घूमी। फर्श पर कदमों की खड़खड़ाहट। वह आदमी मेज के पास आया और कुछ फाइलें पलटीं। अजीब है, मैंने तो ताला लगाया था। आवाज जानी पहचानी थी। अनन्या ने पहचान लिया। यह कर्नल रमेश गुप्ता था। उसने टॉर्च से पूरे कमरे को खंगाला। रोशनी उस जगह से गुजरी जहां अनन्या अलमारी के नीचे सांस रोके छिपी थी। उसे अपनी पीठ पर पसीने की बूंदें महसूस हुईं। उसका दिल धड़क रहा था। अगर वह थोड़ा और नीचे झुकता तो वह उसे देख लेता। सौभाग्य से गुप्ता का फोन अचानक बज उठा। उसने उसे निकाला और धीमी आवाज में कहा, हाँ, अरे चिंता मत करो, कल माल पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मीना मैडम खुश हैं तो अच्छा है। वह बात करते करते मुड़ा और बाहर चला गया। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अनन्या हाफती हुई नीचे बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वह बच गई थी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, अब उसके पास घोस्ट सोल्जर और आपूर्ति के आंकड़ों में अंतर का सबूत था। उसने जल्दी से सब कुछ ठीक किया और किसी के लौटने से पहले कमरे से निकल गई। वापस जाते समय उसकी बांह पर रक्त तारे का निशान जलती हुई आग की तरह गर्म महसूस हो रहा था। यह उसे याद दिला रहा था कि वह रुक नहीं सकती। न्याय अभी दूर था, लेकिन रास्ता दिखाने वाली रोशनी मिल गई थी। आसपास खड़े युवा चेहरों पर घबराहट थी। एक सैनिक सिसकते हुए बोला, अगर एंटीबायोटिक्स होती तो रवि की यह हालत नहीं होती। रविवार की सुबह जब युवा सैनिक कुछ उबले हुए आलू और पानी जैसी दाल के अपने अल्प राशन के लिए कतार में खड़े थे, कैंप के एक दूसरे कोने में माहौल बिल्कुल विपरीत था। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आरक्षित 2 मंजिला विला कैंप के परिसर में ही स्थित था। काले रंग का लोहे का गेट, सफेद पुती दीवारें। सामने के आंगन में 2 महंगी कारें चुपचाप खड़ी थीं। उनकी नंबर प्लेटें धूल से ढकी थीं, सिर्फ दिखावे के लिए, लेकिन हैंडल पर क्रोम की चमक सुबह की धूप में अभी भी चमक रही थी। अनन्या को संयोग से पास के क्षेत्र की सफाई का काम सौंपा गया था। उसने दूर से देखा और उसका दिल बैठ गया।
जब उसने यह दृश्य देखा। एक लंबी मेज पर सफेद मेजपोश बिछा था, जो गर्म स्वादिष्ट व्यंजनों से भरा हुआ था। विदेशी बीफ के टुकड़े, मसालेदार सैल्मन और क्रिस्टल के गिलासों में चमकती लाल शराब, जबकि सैनिकों के मेस में सूखी रोटियां थीं और बासी चावल से बदबू आ रही थी। विला के अंदर से ठहाकों की आवाज आ रही थी। मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर मखमली गाउन और नरम चमड़े की चप्पल पहने बाहर आए। उनका मोटा पेट हर कदम के साथ हिल रहा था। उनके बगल में उनकी पत्नी मीना थी, एक मोटी महिला जिसके गले में चमकीले मोतियों की माला थी। वह हंसते हुए खाने की मेज की ओर इशारा करते हुए बोली, सैनिकों को हर महीने जो राशन मिलता है उसमें से थोड़ा सा भी बचा लें तो हम पूरे साल ठाठ से जी सकते हैं। उन सैनिकों को क्या पता, जब तक रोटी दाल मिलती रहेगी वे जिंदा रहेंगे। राठौर जोर से हंसा, उसकी आवाज कर्कश थी। बचाना, यह तो सोने की खान है। इसे हमारे अस्पताल में भेजते रहो, हमें पैसा भी मिलेगा और ऊंचे संपर्क भी बनेंगे। भविष्य में तरक्की का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। विला के अंदर से ठहाकों की आवाज आ रही थी। मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर मखमली गाउन और नरम चमड़े की चप्पल पहने बाहर आए। उनका मोटा पेट हर कदम के साथ हिल रहा था। उनके बगल में उनकी पत्नी मीना थी, एक मोटी महिला जिसके गले में चमकीले मोतियों की माला थी। एक लंबी मेज पर सफेद मेजपोश बिछा था, जो गर्म स्वादिष्ट व्यंजनों से भरा हुआ था। विदेशी बीफ के टुकड़े, मसालेदार सैल्मन और क्रिस्टल के गिलासों में चमकती लाल शराब, जबकि सैनिकों के मेस में सूखी रोटियां थीं और बासी चावल से बदबू आ रही थी। राठौर ने हाथ हिलाया। क्या किंवदंती, यह सब नौटंकी है। मैं जल्द ही उसे यहां से निकालने का कोई तरीका खोज लूंगा। इस सेना में जिसके पास भोजन और दवाओं का भंडार है, असली ताकत उसी के पास है। उसने खून की तरह लाल शराब का गिलास उठाया। अनन्या कांप गई। उसने अपनी जेब से मिनी कैमरा निकाला और जल्दी से कुछ तस्वीरें ले लीं। भव्य दावत की मेज, ऊंचे लगे व्यंजन, टकराते हुए शराब के गिलास। यह सबूत भूख से मरते सैनिकों के दृश्यों के साथ एक तेज चाकू का काम करेगा। थोड़ी देर बाद घर के अंदर लगे स्पीकर से संगीत बजने लगा। वायलिन की मधुर धुन जो उस कठोर कैंप के माहौल में बेहद अजीब लग रही थी। नौकर, जो असल में सेवा करने के लिए मजबूर किए गए युवा सैनिक थे, डरते डरते और व्यंजन ला रहे थे। उनकी आंखें सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। अनन्या ने उन्हें देखा, उसका दिल गुस्से से भर गया। यह अब सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, यह सेना के सम्मान का अपमान था। वह मुड़ी और चली गई। डर था कि अगर वह और रुकी तो वह खुद को रोक नहीं पाएगी और अंदर घुस जाएगी। वापस जाते समय उसके कदम भारी थे, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उस रात सामूहिक कमरे में अनन्या ने चुपचाप अपना फोन खोला और उन तस्वीरों की तुलना अपने साथियों की ठंडी थालियों से की। यह विरोधाभास उसके दिल को निचोड़ रहा था। उसकी बांह पर सितारे का निशान जल रहा था। उसके दिमाग में उसके पिता की आवाज गूंजी, सम्मान खरीदा नहीं जा सकता। अगर तुम कुछ गलत देखो तो तुम्हें खड़ा होना होगा, भले ही कीमत खून से चुकानी पड़े। अनन्या ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि उसके कदम अब संयोग नहीं थे। सब कुछ एक तार से जुड़ गया था जो एक अनिवार्य टकराव की ओर ले जा रहा था। एक शाम कठिन अभ्यास के बाद जब युवा सैनिक थके हारे अपनी बैरक की ओर लौट रहे थे, अनन्या ने अचानक अपने तकिए के नीचे एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा पाया। वह एक पल के लिए चौंक गई, जल्दी से उसे अपनी आस्तीन में छिपा लिया और शांति से बिस्तर पर बैठ गई। रात होने का इंतजार करने के बाद जब पूरा कमरा खर्राटों की आवाज से भर गया, तब उसने एक छोटी टॉर्च जलाई और उसे खोला। सिर्फ कुछ ही शब्द थे जो जल्दबाजी में तिरछे लिखे गए थे। कल रात 11 बजे, गोदाम नंबर 3, सावधान रहना, जासूस हैं, एक दोस्त। अनन्या ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। संदेश छोटा था, बिना किसी नाम के, लेकिन लिखावट जानी पहचानी थी। उसका दिल थोड़ा धड़का। कैप्टन अर्जुन देसाई। यह नाम अंधेरे में एक रोशनी की किरण की तरह था। उसने उसके बारे में सुना था, एक ईमानदार, शांत अधिकारी जिसने कई बार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन उसे कमान से हटाकर महत्वहीन प्रशासनिक काम में लगा दिया गया था। अगर यह सच में वही था तो यह वह संपर्क था जिसकी उसे जरूरत थी। अगली रात अनन्या चुपचाप कमरे से निकली और खाली मैदान से होते हुए तेजी से चली। चांद बादलों के पीछे छिपा था, अंधेरा उसका रक्षक था। जब वह गोदाम नंबर 3 के पास पहुंची
तो उसने एक परछाई को इंतजार करते देखा। लंबा सुडौल शरीर, पतले चश्मे के पीछे चमकती आंखें। अनन्या, उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। उसने सिर हिलाया। कैप्टन देसाई। वह हल्का सा मुस्कुराया। आखिरकार मुझे कोई ऐसा मिल ही गया जो अंत तक जाने की हिम्मत रखता है। गोदाम के अंदर केवल एक छोटी टॉर्च की कांपती रोशनी लकड़ी के बक्सों पर पड़ रही थी। देसाई ने एक बैग खोला, एक पतली फाइल निकाली और उसकी ओर बढ़ाई। यह उन रिकॉर्ड्स की एक कॉपी है जो मैंने चुपके से वित्त विभाग से निकाली है। तुम्हें यह देखना चाहिए। अनन्या ने उसे खोला। पन्नों पर भारी बजट खर्च का ब्यौरा था। दवाएं, भोजन, उपकरण, सब कुछ पूरा दर्ज था। लेकिन जब उसने अपने पास मौजूद वास्तविक आंकड़ों से तुलना की तो अंतर दिन के उजाले की तरह साफ था। यह पैसा अगर गिना जाए तो एक पूरी डिवीजन को आराम से पाल सकता है। लेकिन हमारे सैनिक धीरे धीरे मर रहे हैं, देसाई ने दबी आवाज में कहा। अनन्या ने कागजों को कसकर पकड़ लिया। मैंने गुप्ता की रिकॉर्डिंग की है। मीना राठौर को जीवन ज्योति अस्पताल में माल लेते हुए तस्वीरें खींची हैं। अब इन फाइलों के साथ तस्वीर पूरी हो रही है। देसाई ने जोर से सिर हिलाया। वे सिर्फ यहां से चोरी नहीं कर रहे हैं। वह अस्पताल एक ट्रांसफर पॉइंट है। वहां से माल शहर के बाहर बेचा जाता है, जिससे भारी मुनाफा होता है। हम कुछ चोरों से नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क से लड़ रहे हैं। गोदाम में हवा भारी हो गई। बाहर हवा दरवाजे की दरारों से सीटी बजा रही थी, अपने साथ ठंडी नमी ला रही थी। तुम जानते हो कि यह कितना खतरनाक है? अनन्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा। देसाई हल्का सा हंसा। मैं लंबे समय से तैयार हूं। अगर मेरे पास कोई सहयोगी नहीं होता तो मैं एक अकेला योद्धा होता, लेकिन अब तुम यहां हो। मुझे विश्वास है कि हम यह कर सकते हैं। इन शब्दों ने अनन्या के दिल को अंधेरी रात में गर्म कर दिया। जब से उसने इस कैंप में कदम रखा था, उसे लगा था कि वह अकेले ही अंधेरे से लड़ रही है। अब कम से कम एक हाथ था जो उसके साथ था। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। देसाई ने अपनी आवाज धीमी की। गुप्ता को शक होने लगा है। मैंने सुना है कि उसने अपने आदमियों को तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखने के लिए कहा है। अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। वह समझ गई थी कि फंदा कस रहा है, लेकिन जितना ज्यादा खतरा था, उसका संकल्प उतना ही मजबूत हो रहा था। वे नीचे बैठ गए और सीमेंट के फर्श पर तस्वीरें, फाइलें और रिकॉर्डिंग फैला दी। एक एक टुकड़ा जुड़कर एक तस्वीर बना रहा था। सैनिकों के राशन में कटौती, घोस्ट सोल्जर, तस्करी करने वाले ट्रक, मीना राठौर का निजी अस्पताल और अंत में मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर का पूर्ण संरक्षण। देसाई ने मुट्ठी भींची। अगर हम इसे बाहर निकाल पाए तो यह पूरी सेना में एक बम की तरह फटेगा। अनन्या ने जवाब दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। हम करेंगे, लेकिन पहले हमें इन सबूतों को सुरक्षित रखना होगा। अगर यह हाथ से निकल गया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। बाहर गार्ड की सीटी अचानक बजी, जिससे दोनों चौंक गए। जूतों की खड़खड़ाहट पास आ रही थी। देसाई ने जल्दी से फाइलें इकट्ठा की और बैग में छिपा दी। उसने अनन्या को दीवार से सटने का इशारा किया। टॉर्च की रोशनी दरवाजे की दरार से गुजरी, कुछ सेकंड रुकी और फिर दूर चली गई। दोनों ने एक दूसरे को देखकर राहत की सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में यह समझ थी कि अब से हर पल उनकी जान पर खेला जाएगा। अनन्या ने जवाब दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। हम करेंगे, लेकिन पहले हमें इन सबूतों को सुरक्षित रखना होगा। अगर यह हाथ से निकल गया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। वे नीचे बैठ गए और सीमेंट के फर्श पर तस्वीरें, फाइलें और रिकॉर्डिंग फैला दी। एक एक टुकड़ा जुड़कर एक तस्वीर बना रहा था। सैनिकों के राशन में कटौती, घोस्ट सोल्जर, तस्करी करने वाले ट्रक, मीना राठौर का निजी अस्पताल और अंत में मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर का पूर्ण संरक्षण। देसाई ने जोर से सिर हिलाया। वे सिर्फ यहां से चोरी नहीं कर रहे हैं। वह अस्पताल एक ट्रांसफर पॉइंट है। वहां से माल शहर के बाहर बेचा जाता है, जिससे भारी मुनाफा होता है। हम कुछ चोरों से नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क से लड़ रहे हैं। अनन्या ने अपने रक्त तारे के निशान को छुआ। यह दर्द कर रहा था, लेकिन अब यह दर्द नहीं था, यह एक लौ थी। पापा, मुझे एक साथी मिल गया है। अब हम मिलकर सच्चाई के अंत तक जाएंगे। पूरा कमरा सन्न रह गया। अनन्या दौड़ी, अपना हाथ उसकी छाती पर रखा। कोई हलचल नहीं। उसने उसे जोर से हिलाया, चिल्लाई, रवि उठो, तुम हार नहीं मान सकते। लेकिन उसकी आंखें बंद ही रहीं। उसका युवा चेहरा, जो अभी 19-20 का ही था, अब पीला पड़ चुका था, जिस पर मौत की स्थायी मुहर लग गई थी। कई लोगों के मुंह से सिसकियां निकल पड़ीं।
एक सैनिक ने अपना सिर पकड़ लिया और रोने लगा। किसी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने आंसू की एक बूंद भी नहीं गिरने दी। अनन्या वहीं बैठी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी एक साथी, एक छोटे भाई को खो दिया है। रवि की कमजोर हौंसी कोई बात नहीं अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। अब सिर्फ एक बेजान शरीर था। खबर पूरे कैंप में तेजी से फैल गई, लेकिन एक सम्मानजनक श्रद्धांजलि के बजाय आंगन के एक कोने में एक खुरदरे लकड़ी के ताबूत को रखा गया, जिस पर एक फीका तिरंगा ढका हुआ था। अंतिम संस्कार जल्दबाजी में किया गया। न कोई बिगुल, न कोई फूलों की माला, सिर्फ साथियों के खामोश आंसू थे। सैनिक ताबूत के चारों ओर कतार में खड़े थे। खामोशी इतनी गहरी थी कि दम घुट रहा था। एक सैनिक ने दबी आवाज में फुसफुसाया, वह सिर्फ एक गोली की कमी के कारण मर गया। इन शब्दों ने अनन्या के दिल को निचोड़ दिया, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ लिया हो। उसने लाल सूजी हुई आंखें देखीं, भींची हुई मुट्ठियां देखीं। उस पल में गुस्सा किसी भी नारे से ज्यादा शक्तिशाली रूप से फैल गया। लेकिन मंच पर केवल कुछ ही अधिकारी दूर खड़े थे। उनके चेहरे भावहीन थे। उनकी आंखें ऐसे गुजर रही थीं जैसे उन्हें कोई फर्क ही न पड़ता हो। उनके लिए एक गुमनाम सिपाही की मौत एक छोटी सी संख्या के अलावा और कुछ नहीं थी जो सेना की सूची से कट गई थी। अनन्या ने सिर झुकाया, आंसू बह निकले, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया। वह जानती थी कि अगर उसने अपनी भावनाओं को बहुत ज्यादा दिखाया तो वह एक निशाना बन जाएगी। लेकिन उसके दिल में एक आग धधक रही थी। जब ताबूत को ले जाया गया तो दबी हुई सिसकियां गूंज उठीं। एक युवा सैनिक ने कांपती आवाज में एक पुराना देशभक्ति गीत गाना शुरू कर दिया। फिर कई और लोग उसके साथ गाने लगे। वह आवाज टूट गई, दुखद लेकिन एक कसम की तरह भी। अनन्या पंक्ति में खड़ी थी। उसका हाथ कसकर भिंचा हुआ था। उसकी बांह पर रक्त तारे का निशान। यह जल रहा था, जैसे उसके पिता खुद फुसफुसा रहे हों, देखा तुमने, निर्दोष खून अभी भी बह रहा है, तुम रुक नहीं सकती। उस रात वह अपने कमरे में लौटी और सभी तस्वीरों और फाइलों को अपने सामने फैला दिया। सबूतों का एक पहाड़ था, लेकिन रवि की मौत सबसे दर्दनाक सबूत थी, जो हर सैनिक के दिल में गहराई से अंकित हो गई थी। उसने अपनी छोटी डायरी में लिखा, लिखावट कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। रवि 20 साल का, बिना दवा के तेज बुखार से मर गया। युद्ध के मैदान में शहीद नहीं हुआ, बल्कि अपनी ही यूनिट द्वारा छोड़ दिए जाने के कारण। यह एक अक्षम्य शर्म है। तेल का दीपक अनन्या के चेहरे पर हल्की रोशनी डाल रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, अब उदासी से नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की नजर से जिसने अंत तक जाने का फैसला कर लिया था। पापा, आज मैंने एक निरर्थक मौत देखी है। मैं कसम खाती हूं, मैं इसे एक ऐसी आग बना दूंगी जो सच्चाई को उजागर करेगी। रक्त तारा सिर्फ याद दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि न्याय का मार्ग दिखाने के लिए है। उसने डायरी बंद कर दी और सिर उठाकर खिड़की के बाहर घने अंधेरे आसमान को देखा। उसके दिल में दृढ़ संकल्प ने सभी भयों को पार कर लिया था, और वह जानती थी रवि की मौत खामोशी से नहीं गुजरेगी। यह वह आखिरी बूंद होगी जो प्याले को छलका देगी, एक तूफान में बदल जाएगी जो सब कुछ उड़ा ले जाएगा। रवि की मौत के बाद कैंप पहले जैसा नहीं रहा। कोई भी ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन सैनिकों की आंखों में गुस्सा राख के नीचे एक अंगारे की तरह सुलग रहा था। आराम के समय में फुसफुसाहटें गूंजती थीं, खामोश नजरें एक दूसरे से मिलती थीं। सब कुछ पहले से ही भारी माहौल में सुई की तरह चुभ रहा था। अनन्या ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। उसे कुछ भड़काने की जरूरत नहीं थी। वह मौत खुद एक मशाल बन गई थी, लेकिन उसी पल से वह जानती थी कि वह ऊपर बैठे लोगों के निशाने पर है। कमांडिंग मंच पर मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर ने दैनिक परेड के दौरान अपनी यूनिट को नीचे देखा। वह स्थिर बैठा था, उसके दोनों हाथ कुर्सी के हत्थों पर कसकर जमे हुए थे। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसके पीछे कर्नल रमेश गुप्ता आदेश की प्रतीक्षा में झुका हुआ था। उस लड़के की मौत में कुछ अजीब था? राठौर ने धीमी गहरी आवाज में पूछा। गुप्ता ने धीरे से सिर हिलाया। सिर्फ बिना दवा के बुखार था, लेकिन सैनिकों के बीच अफवाहें फैल रही हैं। मैंने कई फुसफुसाहटें सुनी हैं जिनमें अनन्या का जिक्र है। राठौर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह लड़की, उसे वह परेड याद आई जब रक्त तारे का निशान सामने आया था। वह छवि एक भूत की तरह उसे परेशान कर रही थी। भोले भाले सैनिक उसे एक प्रतीक के रूप में देखते हैं, और यही बात राठौर को परेशान कर रही थी।
एक प्रतीक जितना मजबूत होता है वह उतनी ही आसानी से उस सत्ता के खिलाफ एक झंडा बन सकता है जिसे वह धारण कर रहा है। गुप्ता, राठौर ने धीरे से कहा, अब से तुम्हें उस लड़की पर नजर रखनी होगी, हर हरकत, हर कदम। अगर कोई चूक हो तो इससे पहले कि वह कोई लहर पैदा करे उसे निपटा दो। गुप्ता दुष्टता से मुस्कुराया, उसकी आंखों में क्रूरता की चमक थी। जी जनरल, मैं उसे सिर उठाने का मौका भी नहीं दूंगा। अगले कुछ दिनों में अनन्या ने बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। जब भी वह बाहर निकलती, कोई न कोई नजर उसका पीछा करती। भोजन के समय प्रभारी अधिकारी उसके पास से गुजरते हुए सामान्य से अधिक देर तक रुकते, उसकी थाली को घूरते। एक बार उसने पाया कि उसका बिस्तर खंगाला गया था, उसकी डायरी अस्त व्यस्त थी। एक शाम जब वह अपने कमरे से निकल रही थी, उसने गलियारे में अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। वह रुकी, वे कदम भी रुक गए। वह तेजी से चली, वे कदम भी तेज हो गए। अचानक मुड़कर अनन्या ने अंधेरे में एक परछाई देखी। लंबा चौड़ा शरीर, शिकारी की तरह चमकती आंखें। यह गुप्ता के भरोसेमंद गुंडों में से एक था। इस तरह छिपने की क्या जरूरत है? अनन्या ने ठंडी आवाज में कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस कुटिलता से मुस्कुराया और मुड़कर चला गया। लेकिन संदेश साफ था, उस पर नजर रखी जा रही है। अनन्या के दिल में दबाव बढ़ रहा था, लेकिन उसकी बांह पर रक्त तारे का निशान बार बार दर्द कर रहा था, जैसे याद दिला रहा हो, तुम्हें डरना नहीं है, न्याय वापस छीनना होगा, भले ही दुश्मन चारों ओर हों। उस रात अनन्या ने फिर से कैप्टन देसाई से पुराने गोदाम में गुप्त रूप से मुलाकात की। वे एक छोटी टॉर्च की रोशनी में आमने सामने बैठे। वे मेरा पीछा कर रहे हैं, अनन्या ने फुसफुसाया। देसाई ने सिर हिलाया, उसकी आंखें गंभीर थीं। मुझे भी चेतावनी मिली है, गुप्ता मूर्ख नहीं है, वह हमें आसानी से और सबूत इकट्ठा नहीं करने देगा। तो अब क्या करें? देसाई ने अपनी जेब में रखी फाइलों पर हाथ रखा। हमें और अधिक अकाट्य सबूत चाहिए, एक सीधा प्रहार, और वह केवल राठौर के निजी तिजोरी से मिल सकता है। अनन्या ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तिजोरी, वह जगह जहां सभी गुप्त फाइलें रखी थीं, जहां राठौर और उसकी पत्नी ने लूटे हुए पैसे के निशान छिपाए थे। वहां तक पहुंचना शेर की माद में घुसने जैसा था। मैं यह करूंगी, उसकी आवाज स्टील की तरह दृढ़ थी। देसाई ने उसे देखा और धीरे से सिर हिलाया। सावधान रहना, रक्त तारे ने सैनिकों को तुम पर विश्वास दिलाया है, लेकिन इसने तुम्हें उनकी आंखों में एक कांटा भी बना दिया है। एक बार पकड़े जाने पर वे तुम्हें दूसरा मौका नहीं देंगे। उस रात देर से अनन्या अपने कमरे में लौटी। उसके साथी सो चुके थे, लेकिन वह जाग रही थी। खिड़की के बाहर हवा पेड़ों के बीच से सीटी बजा रही थी, जैसे गुजरे हुए लोगों की आत्माओं की आहें हों। उसने अपना हाथ रक्त तारे के निशान पर रखा और आंखें बंद कर लीं। उसके मन में उसके पिता की आवाज फिर से गूंजी, सम्मान सिर्फ झंडे पर दिखाने के लिए नहीं होता, सम्मान जीवित लोगों का खून है, तुम्हें इसे बचाना होगा। अनन्या ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी नजरें तीखी थीं। वह जानती थी कि फंदा कस रहा है, लेकिन उस घुटन में ही उसका इरादा पहले से कहीं ज्यादा जल रहा था। रात ने कैंप को ढक लिया था। आसमान में अर्धचंद्र बादलों के पीछे छिपा था। माहौल इतना शांत था कि घास के नीचे झिंगुरों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अनन्या ने एक जैकेट पहनी और तेजी से गोदाम की ओर चली, जहां उसने और देसाई ने मिलने का फैसला किया था। उसकी जेब में एक छोटी मेमोरी कार्ड थी, जिसमें पिछले कुछ दिनों की सभी तस्वीरें और रिकॉर्डिंग थीं। यह सबूत भ्रष्टाचार के नेटवर्क का एक हिस्सा उजागर करने के लिए काफी था, लेकिन देसाई ने स्पष्ट कर दिया था, जब तक राठौर की गुप्त तिजोरी की किताबें हाथ नहीं लगती, तब तक कुछ भी वास्तव में नहीं गिरेगा। जब वह पास पहुंची तो गोदाम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। कैप्टन देसाई पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने उसे एक पतली फाइल दी। यह तिजोरी का नक्शा है, लेकिन पहरा बहुत सख्त है। फिलहाल तुम यह मेमोरी कार्ड रखो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो कम से कम यह बाहर पहुंचना चाहिए। अनन्या ने उसे ले लिया और कसकर पकड़ लिया। उसने उसे देखा, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। हम दोनों यहां से एक साथ बाहर निकलेंगे। देसाई ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंता थी जिसे उसने शब्दों में बयां नहीं किया। अचानक गलियारे से तेज जूतों की आवाज आई। टॉर्च की रोशनी अंदर चमकी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दरवाजा खुला और कुछ गार्ड अंदर घुस आए। उनकी बंदूकें सीधी तनी हुई थीं। उन्हें पकड़ लो। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। फाइलें जमीन पर गिर गईं,
कागज हवा में उड़ गए। एक सैनिक ने अनन्या की जेब फाड़ दी और मेमोरी कार्ड निकाल लिया। कर्नल रमेश गुप्ता अंदर आया। उसके मुंह पर एक दुष्ट मुस्कान थी। मैंने कहा था ना, इस लड़की में कुछ गड़बड़ है। देसाई ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत पीटकर गिरा दिया गया। उसके हाथ पीछे बांध दिए गए। अनन्या को कसकर पकड़ लिया गया। उसकी बाहें मरोड़ दी गईं। संघर्ष करने के बावजूद उसे सीधे अभ्यास मैदान में ले जाया गया। तेज फ्लड लाइट्स जल उठीं, जिससे विशाल मैदान रोशन हो गया। सभी सैनिकों को इकट्ठा होने का आदेश दिया गया था। वे हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर बाहर निकले। उनकी वर्दी सीधी थी, चेहरा गुस्से से लाल था। उनकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। सिपाही अनन्या शर्मा को एक भ्रष्ट अधिकारी के साथ गुप्त दस्तावेज का आदान प्रदान करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। यह जासूसी है, सेना को नष्ट करने की साजिश। फुसफुसाहटें भड़क उठीं। सैनिक एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में हैरानी थी। उन्हें अनन्या की बांह पर रक्त तारे का निशान याद आया। रवि की मौत याद आई। अभाव के दिन याद आए। और अब उन्हें यह विश्वास करने के लिए मजबूर किया जा रहा था कि वह एक गद्दार थी। अनन्या को रोशनी के घेरे के बीच में धकेल दिया गया। उसके हाथ अभी भी बंधे थे, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी चमकती आंखों में कोई डर नहीं था। मैं जासूस नहीं हूं, उसने अपनी बुलंद आवाज में कहा, जो पूरे मैदान में गूंज गई। मैं सिर्फ सच्चाई खोज रही थी। आप में से हर किसी ने देखा है, दवाएं गायब हो जाती हैं, राशन काट दिया जाता है। अपने दिल से पूछो, क्या हमारे साथ सैनिकों जैसा व्यवहार किया जा रहा है या छोड़े हुए लोगों जैसा? उसके शब्द अंधेरी रात में बिजली की तरह चमके। कई सैनिकों ने सिर झुका लिया। उनकी मुट्ठियां भिंच गईं। उनकी आंखों में दुविधा थी। राठौर चिल्लाया, चुप रहो, तुम एक झूठी हो, यूनिट में फूट डालने की कोशिश कर रही हो। उसने गुप्ता को इशारा किया। गुप्ता आगे बढ़ा। अभी जब्त किया गया मेमोरी कार्ड ऊंचा उठाकर, यह सबूत है। उसने इसे बाहर तस्करी करने के लिए इकट्ठा किया था। स्पष्ट रूप से देशद्रोह की साजिश है। अनन्या ने होंठ भींच लिए। कीमती सबूत दुश्मन के हाथों में था, लेकिन वह जानती थी कि इस समय वह झुक नहीं सकती। उसने सिर ऊंचा किया। उसकी आवाज दृढ़ थी, मुझे बांधा जा सकता है, लेकिन न्याय को नहीं। सच्चाई तुम्हारे छिपाने से गायब नहीं हो जाएगी। पूरा मैदान शांत था। झंडे के खंभे पर हवा की सरसराहट। राठौर ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि सैनिकों की आंखों में अब पहले जैसी पूर्ण आज्ञाकारिता नहीं थी। उसका दिल गुस्से से भर गया। वह चिल्लाया, इसे फायरिंग स्क्वाड के सामने ले जाओ अभी। ढोल की तेज आवाज गूंजने लगी। घेरा कस गया, लेकिन उस पल में अनन्या की बांह पर रक्त तारे का निशान आग की तरह जल उठा, जैसे उसकी त्वचा के आर पार जल रहा हो। वह जानती थी, निर्णायक क्षण आ गया है। ढोल की धमक हर सैनिक के सीने में गूंज रही थी। कैंप का मैदान फ्लड लाइट्स की रोशनी में नहाया हुआ था। सैनिकों ने एक घेरा बना लिया था। उनकी आंखें उस महिला सैनिक पर टिकी थीं जो बीच में बंधी हुई थी। मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर एक ऊंचे मंच पर खड़े थे। उनकी आवाज गूंज रही थी, सिपाही अनन्या शर्मा ने देशद्रोह किया है। उसे दुश्मन को बेचने के लिए गुप्त दस्तावेज इकट्ठा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। यह जासूसी है। जो भी उसकी रक्षा करने की हिम्मत करेगा, वह भी देशद्रोही माना जाएगा। आवाज एक हथौड़े की तरह भारी थी। कई युवा सैनिकों के चेहरे पर घबराहट थी। उनकी आंखें डगमगा रही थीं। लेकिन फिर पीछे की पंक्तियों से एक खुरदरी आवाज गूंजी, उसने रवि की जान बचाई थी। अगर उसकी दी हुई दवा नहीं होती तो वह बहुत पहले मर गया होता। फुसफुसाहटें पूरे मैदान में फैल गईं। राठौर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और मंच पर हाथ पटका। चुप रहो, बीमारी से हुई एक मौत इस सच्चाई को नहीं बदल सकती कि वह एक जासूस है। अनन्या ने सिर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी आवाज साफ और बुलंद थी। अगर मैं जासूस होती तो मैं आप भाइयों के साथ अपना शरीर क्यों दफनाती? सूखी रोटी खाती, गंदा पानी पीती, टपकती छत के नीचे सोती। मैं यहां थी। मैंने रवि को मरते देखा। सीमा पर दुश्मन के कारण नहीं, बल्कि उन गोलियों के कारण जो बाहर तस्करी की जा रही थीं। यह है देशद्रोह। फुसफुसाहटें और भी जोर से उठने लगीं। कई सैनिक एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखें लाल हो गई थीं। अनन्या ने धीरे से अपनी कलाई घुमाई। अपनी वर्दी के अंदर कमर के पास छिपाई हुई एक छोटी सी USB ड्राइव निकाली, जिसे उसने देसाई से मिलने से पहले सावधानी से अलग कर लिया था। उसने उसे ऊंचा उठाया। उसकी आवाज तीखी थी,
इसमें वे सभी तस्वीरें हैं जो मैंने ली हैं। सेना की सप्लाई के ट्रक सीधे जीवन ज्योति अस्पताल में जाते हुए, जनरल राठौर की पत्नी खुद रसीद पर हस्ताक्षर करते हुए। यह अकाट्य सबूत है। पूरे मैदान में एक साथ ओह की आवाज गूंजी। युवा सैनिकों के चेहरे जैसे आग से रोशन हो गए। राठौर का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और हौंसा। यूएसबी, इस सस्ते खिलौने से तुम सबूत दोगी? कौन साबित करेगा कि यह नकली नहीं है? कौन साबित करेगा कि तुमने मुझे फंसाने के लिए यह सब नहीं रचा? उसने गार्डों को चिल्लाकर आदेश दिया, इसे छीन लो। 2 गार्ड आगे बढ़े। अनन्या एक कदम पीछे हटी, यूएसबी ऊंची उठाए हुए। उसकी आंखें जल रही थीं। भाइयों, अगर तुम सच में सैनिक हो तो खुद से पूछो, हमारे भाई भूख और बीमारी से क्यों मर रहे हैं, जबकि अधिकारियों के घर शराब और मांस से भरे हैं? सूची में वे नाम क्यों हैं जिन्हें किसी ने कभी नहीं देखा? यह चीख हर सैनिक के दिल में एक चाकू की तरह लगी। पूरा मैदान शोरगुल से भर गया। एक हवलदार चिल्लाया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, दवा का गोदाम खाली था। एक और चिल्लाया, हम अंधे नहीं हैं, हम जानते हैं कि हमारा हर निवाला छीना जा रहा है। माहौल फट गया। राठौर चिल्लाया, विद्रोह, सब चुप हो जाओ, यह आदेश है। उसने एक गार्ड से बंदूक छीन ली और सीधे अनन्या पर तान दी। ठंडे स्टील की चमक चमकी। पूरा मैदान सांस रोके खड़ा था, लेकिन अनन्या पीछे नहीं हटी। उसने अपनी बाईं बांह ऊंची उठाई ताकि रोशनी सीधे उसके रक्त तारे के निशान पर पड़े। उसकी आवाज अतीत की बिगुल की तरह गूंजी, यह रक्त तारा कोई धोखा नहीं है, यह मेरे पिता ब्रिगेडियर अमर शर्मा की रक्त शपथ का निशान है। उन्होंने इसे आग और खून से उकेरा था, यह कसम खाते हुए कि यह सम्मान कभी मातृभूमि को धोखा नहीं देगा। और आज मैं यहां उस कसम को जारी रखने के लिए खड़ी हूं। उस क्षण कैंप में विस्फोट हो गया। सैकड़ों सैनिक हिल गए। कई ने अपनी बंदूकें गिरा दी। उनकी आंखों में आंसू थे। रोशनी के नीचे चमकते रक्त तारे की छवि एक जीवित मशाल बन गई थी, जिसने उनके दिलों में डर की दीवार को तोड़ दिया था। राठौर का चेहरा पीला पड़ गया, पसीना बहने लगा। वह चिल्लाया, गुप्ता, उसे मार डालो, तुरंत। कर्नल गुप्ता आगे बढ़ा, बंदूक ताने हुए, लेकिन एक पल के लिए उसकी नजर अनन्या की सीधी, गर्व से भरी, जलती हुई आंखों से मिली। और उसके पीछे सैकड़ों सैनिक देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। माहौल जम गया था। एक गोली और सब कुछ फट जाएगा। जिस क्षण कर्नल गुप्ता की बंदूक अनन्या के सीने पर तनी, पूरा कैंप जम गया। झंडे के खंभे से गुजरती हवा एक लंबी, भयानक चीख की तरह लग रही थी। सैकड़ों सैनिकों ने सांस रोक ली। अनन्या पीछे नहीं हटी। उसने अपनी बाईं बांह ऊंची उठाई, अपनी आस्तीन को जोर से खींचा ताकि फ्लड लाइट्स सीधे उसकी बांह पर पड़े। रक्त तारे का निशान रोशनी में और भी चमकदार, गहरा लाल दिखाई दिया, जैसे जल रहा हो। उसकी आवाज बुलंद और साफ थी, यह ब्रिगेडियर अमर शर्मा की रक्त शपथ है, जो 30 साल पहले शहीद हो गए थे। यह सितारा दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि यह याद दिलाने के लिए है कि सेना का सम्मान कभी भी अंधेरे के सामने नहीं झुकेगा। अगर तुम अभी भी सैनिक हो तो इसे देखो और खुद से पूछो, तुम किसके हो, मातृभूमि के या उन लोगों के जो अपने ही साथियों के खून पर जी रहे हैं? यह चीख हर सैनिक के दिल में एक तीर की तरह लगी। लेकिन अनन्या पीछे नहीं हटी। उसने अपनी बाईं बांह ऊंची उठाई ताकि रोशनी सीधे उसके रक्त तारे के निशान पर पड़े। उसकी आवाज अतीत की बिगुल की तरह गूंजी, यह रक्त तारा कोई धोखा नहीं है, यह मेरे पिता ब्रिगेडियर अमर शर्मा की रक्त शपथ का निशान है। उन्होंने इसे आग और खून से उकेरा था, यह कसम खाते हुए कि यह सम्मान कभी मातृभूमि को धोखा नहीं देगा। और आज मैं यहां उस कसम को जारी रखने के लिए खड़ी हूं। माहौल फट गया। पंक्तियों से एक युवा सैनिक चिल्लाया, हम उसके साथ हैं। फिर एक और आवाज गूंजी, हम रवि की तरह नहीं मरना चाहते। आवाजें एक लहर बन गईं। कई सैनिकों ने एक साथ अपनी बंदूकें नीचे कर दी और अपनी घृणा भरी नजरें मंच पर बैठे अधिकारियों की ओर घुमा दी। मेजर जनरल राठौर का चेहरा पीला पड़ गया। वह चिल्लाया, विद्रोह, इन सबको गोली मार दो। आदेश मिलते ही कुछ वफादार गार्डों ने तुरंत ट्रिगर दबा दिए। गोलियों की चट्टाख आवाज ने माहौल को चीर दिया। कई सैनिक गिर पड़े। सीमेंट का फर्श खून से लाल हो गया। हर तरफ स्टील की आवाजें गूंजने लगीं। परेड ग्राउंड एक युद्ध के मैदान में बदल गया। कई सैनिकों ने गार्डों से बंदूकें छीन लीं। गोलियां बेतहाशा चलने लगीं। इस हॉर्न लॉन के बीच अनन्या अविचल खड़ी रही। उसकी आंखें जल रही थीं। वह चिल्लाई, भाइयों, सच्चाई को बचाओ, उन्हें न्याय को मारने मत दो। यह पुकार एक आग की तरह थी।
सैनिक एक साथ टूट पड़े। कुछ ने बंदूकें छीनी, कुछ ने अनन्या के लिए ढाल बनाई। गोलियों की सीटी, बारूद की तीखी गंध, सफेद धुआं उठने लगा। कर्नल गुप्ता पागलों की तरह गोली चला रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन जब उसने देखा कि दर्जनों घृणा भरी आंखें उस पर टिकी हैं तो वह रुक गया। उस पल कई सालों में पहली बार उसे डर लगा। अनन्या आगे बढ़ी, एक गार्ड से बंदूक छीनी और सीधे गुप्ता पर तान दी। उसकी आंखें एक ठंडे चाकू की तरह थीं। तुम और कितने रवि की मौत के जिम्मेदार बनोगे? गुप्ता पीछे हटा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में रक्त तारे की छवि एक गहरे घाव की तरह अंकित हो गई थी। मंच पर राठौर दबी आवाज में चिल्लाया, उस औरत पर कोई विश्वास न करे, वह सिर्फ तुम लोगों का इस्तेमाल कर रही है, मुझे उखाड़ फेंकने के लिए। लेकिन उसकी चीख में अब कोई दम नहीं था। सैनिक उसे नहीं सुन रहे थे, वे सिर्फ अपने दिलों की धड़कन, अपने खून की पुकार सुन रहे थे। बुजुर्ग सैनिकों का एक समूह आगे बढ़ा। नेता चिल्लाया, रक्त तारा कभी गलत नहीं हो सकता, हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं। की गूंज पूरे मैदान में फैल गई, बंदूकों की आवाज को भी दबा दिया। राठौर का चेहरा पीला पड़ गया, पसीना बह रहा था। उस पल वह समझ गया कि उसकी सत्ता उसकी आंखों के सामने ढह रही है, लेकिन राठौर हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और सीधे अनन्या पर तान दी। स्टील की चमक चमकी, पूरा मैदान चौंक गया। लेकिन इससे पहले कि ट्रिगर दब पाता, गेट के बाहर से सायरन की तेज आवाज आई, फ्लड लाइट्स की तेज रोशनी चमकी। सैन्य वाहनों का एक काफिला अंदर घुस आया। गाड़ियों से उच्च पदस्थ अधिकारी उतरे, उनकी आंखें तीखी थीं। एक बुलंद आवाज लाउडस्पीकर से गूंजी, केंद्रीय सैन्य जांच, सभी अपने हथियार नीचे रख दें। कैंप सन्न रह गया। राठौर रुक गया, उसकी बंदूक एक तेज खट की आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। अनन्या हाँफ रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। वह जानती थी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, यह सिर्फ अपने अंतिम अध्याय में पहुंची थी। जांच दल के सायरन अभी भी गूंज रहे थे, लेकिन कैंप का मैदान जम गया था। बंदूकें एक साथ नीचे कर दी गईं। कुछ सैनिकों के हाथों से हथियार छूट गए, उनकी सांसें तेज थीं। अराजक रात का अंधेरा अभी घुसे सैन्य वाहनों के काफिले की चकाचौंध रोशनी के लिए रास्ता बना रहा था। गाड़ी से एक उच्च पदस्थ अधिकारियों का दल उतरा। उनकी वर्दी सलीकेदार थी, सीने पर पदक लगे हुए थे। सबसे आगे केंद्रीय सैन्य जांच के आयुक्त मेजर जनरल त्रन मिन क्वांग, मेजर जनरल अर्जुन खन्ना थे। उनकी आवाज गूंजी, सभी शांत हो जाएं। हमें इस यूनिट में भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें और सबूत मिले हैं। अब से मेजर जनरल विक्रम सिंह राठौर और उनके सभी संबंधित अधीनस्थों की कमान अस्थायी रूप से निलंबित की जाती है। पूरे मैदान में आश्चर्य की ओह की आवाज गूंज उठी। राठौर का चेहरा पीला पड़ गया, पसीना बह रहा था, लेकिन वह अभी भी चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। यह एक साजिश है। मैं आधिकारिक रूप से नियुक्त कमांडर हूं। मेरी शक्ति छीनने की हिम्मत कौन कर सकता है? खन्ना ने ठंडी आवाज में हाथ से इशारा किया। एक जांच अधिकारी आगे बढ़ा, एक फाइल दिखाते हुए। यूनिट, हमारे पास सबूत हैं। घोस्ट सोल्जर की सूची, आपूर्ति रिकॉर्ड में विसंगतियां और आपके पत्नी द्वारा संचालित जीवन ज्योति अस्पताल में सेना के सामान की तस्करी की तस्वीरें। सब कुछ मुख्यालय के डेटा से मेल खाता है। पूरे मैदान में फुसफुसाहटें फैल गईं। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में गुस्से के साथ साथ राहत की चमक थी। आखिरकार सच्चाई सामने आ गई थी। राठौर लड़खड़ा गया, लेकिन कर्नल गुप्ता अभी भी चिल्लाया, विश्वास मत करो, यह सब झूठ है। हमने क्या गलत किया है? तुरंत एक बुजुर्ग सैनिक पंक्ति से बाहर निकला। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन साफ थी। गलत? मैंने अपने साथी, अपने छोटे भाई सिपाही रवि कुमार को अपनी आंखों से दफनाया है। वह बुखार से मर गया क्योंकि दवा नहीं थी, जबकि आपके घर शराब और मांस से भरे थे और दवाएं बाहर पैसे के लिए बेची जा रही थीं। अगर यह गलत नहीं है तो क्या है? हाँ की आवाजें कई तरफ से एक साथ उठीं। युवा सैनिक चिल्लाए, रवि के लिए न्याय, हम अब खामोशी में नहीं मरना चाहते। माहौल फट गया। गुप्ता का चेहरा खून रहित हो गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। राठौर गुर्राया, लेकिन जब फ्लडलाइट सीधे उस पर पड़ी तो उसने सिर झुका लिया। उसका सारा रौब खत्म हो गया था। अगले दिन कैंप के सभागार में एक विशेष सैन्य अदालत आयोजित की गई। ऊंचे मंच पर जांच अधिकारी बैठे थे। नीचे सभी सैनिक इकट्ठा थे। उनके चेहरे तनावपूर्ण थे।
लेकिन उनकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। विक्रम सिंह राठौर, रमेश गुप्ता और उनके कुछ वफादार अधिकारियों को लाया गया। उनके चेहरे मुरझाए हुए थे, उनकी आंखें नजरें चुरा रही थीं। सैन्य अभियोजक खड़े हुए और एक एक करके आरोप पढ़े। सेना के बजट का गबन, वेतन निकालने के लिए घोस्ट सोल्जर बनाना, दवाओं और भोजन की बाहर तस्करी करना, बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत, विशेष रूप से श्रीमती मीना राठौर के साथ, जिन्होंने एक निजी अस्पताल को एक मुखौटे के रूप में इस्तेमाल किया। पढ़ा गया हर शब्द एक हथौड़े की तरह था। सभागार में गुस्से का शोर भर गया। नाम, संख्याएं और तस्वीरों वाले सबूत एक एक करके स्क्रीन पर दिखाए गए। राठौर ने सिर झुका लिया, बहस करने की कोशिश की, लेकिन वे सब एक कोने में धकेल दिए गए थे। उनके सामने एक अकाट्य सच्चाई थी। अनन्या सैनिकों की पंक्ति में बैठी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। जब उसे गवाह के रूप में बुलाया गया तो पूरा सभागार शांत हो गया। वह सीधी चली और अपनी बाईं बांह ऊंची उठाई। रक्त तारे का निशान सभागार की रोशनी में चमक उठा। उसकी आवाज गूंजी, मेरे पिता ब्रिगेडियर अमर शर्मा ने अपने खून से कसम खाई थी कि सेना का सम्मान कभी मातृभूमि को धोखा नहीं देगा। आज मैं यहां यह साबित करने के लिए खड़ी हूं कि वह कसम कभी नहीं मरी, लेकिन राठौर और गुप्ता जैसे लोगों ने उस सम्मान को रौंद डाला। सीमा पर दुश्मन ने नहीं, बल्कि उन्होंने ही हमारे साथियों को मारा है। तालियों और जयकारों की गूंज पूरे सभागार में फैल गई। कई सैनिक चिल्लाए, न्याय न्याय। परिणाम स्वरूप राठौर और उसके साथियों को कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई, पद से बर्खास्तगी और सैन्य अदालत द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए सौंप दिया गया। मीना राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया। जीवन ज्योति अस्पताल को सील कर दिया गया और सभी जब्त सामान बरामद कर लिया गया। कुछ हफ्तों बाद कैंप बदल गया। मेस हॉल से गरम गरम धुआं उठ रहा था। थालियों में मांस और मछली के साथ गर्म भोजन था। चिकित्सा केंद्र में नई दवाएं भरी हुई थीं। युवा सैनिकों की आंखों में विश्वास की चमक लौट आई थी। उसकी आवाज गूंजी, मेरे पिता ब्रिगेडियर अमर शर्मा ने अपने खून से कसम खाई थी कि सेना का सम्मान कभी मातृभूमि को धोखा नहीं देगा। आज मैं यहां यह साबित करने के लिए खड़ी हूं कि वह कसम कभी नहीं मरी, लेकिन राठौर और गुप्ता जैसे लोगों ने उस सम्मान को रौंद डाला। सीमा पर दुश्मन ने नहीं, बल्कि उन्होंने ही हमारे साथियों को मारा है। अनन्या आगे बढ़ी। उसकी वर्दी सलीकेदार थी, आंखें दृढ़ थीं। उसकी बाईं बांह पर रक्त तारे का निशान चमक रहा था। अब यह सिर्फ एक परिवार की निशानी नहीं थी, बल्कि पूरी यूनिट के लिए एक साझा प्रतीक बन गया था। उसी क्षण एक युवा हवलदार ने फुसफुसाया, रक्त तारा सच में लौट आया है। पूरी पंक्ति ने एक साथ अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनकी आंखें चमक उठीं। अनन्या ने सिर ऊंचा किया और नीले चमकीले आसमान को देखा। उसके मन में उसके पिता की आवाज फिर से गूंजी, यह सम्मान, यह रक्त कभी भी मातृभूमि को धोखा नहीं देगा। और वह जानती थी, यात्रा यहां खत्म नहीं हुई थी। रक्त तारा रास्ता दिखाता रहेगा, न केवल उसके लिए, बल्कि इस झंडे के नीचे खड़े सभी सैनिकों के लिए।